चुनावी महासंग्राम में दो राज्य बिहार और महाराष्ट्र में काफ़ी घटनाक्रम तेज हो गया है और बहुत सारे राजनीतिक दल जो वहाँ ताल ठोक रहे हैं उनके बीच में उथल पुथल सी है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उद्धव जी के भाई राज ठाकरे की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह जी से। अपने पुत्र को भी लेके गए थे, उसकी फ़ोटो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो ये मुलाकात हुई तो अब चूँकि राजनीतिक मौसम है तो अनुमान लगा लिया लोगों ने कि ये जाने वाले हैं एनडीए में और चुनाव भी लड़ेंगे। 19 में नहीं लड़े थे, ध्यान रखिएगा। और इस बात को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली हो गई। फिर खबर ये भी आई कि पवार साहब के भतीजे की पार्टी में भी खलबली मची। और आजकल दो तरह के एनसीपी हैं, तो जो रोहित पवार जिस एनसीपी में है, रोहित पवार ने और उनकी बेटी ने ऑफ़र दिया इनको कि आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा गठबंधन। इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वाली ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। दूसरी तरफ बिहार में दरअसल पूरी कहानी ना भतीजे और चाचाओं के बीच में चल रही, जो तीनों राज्यों में। बिहार में भतीजे चिराग ने 5 सीटें अपने हाथ में ले ली और चाचा पीछे रह गए। तो चाचा को ऑफ़र मिला आरजेडी की तरफ से कि आप आ सकते हैं वहाँ पे। तेज प्रताप ने ऑफ़र किया, अगर एनडीए में काम नहीं बन रहा है तो आप हमारे साथ आ जाइए। अभी कुछ हुआ नहीं है, ये सब ऐसी बातचीत चल रही है, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पे इस तरह की बातचीतें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। चूँकि अभी ताज़ा उनके घाव हरे हैं, उनको एक को सीट नहीं मिली है, मंत्री पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। भतीजे चिराग ने 5 सीटें, हथियाली पार्टी जो एलजेपी आर है वही लड़ेगी चुनाव। यहाँ पे भी वही खेल चल रहा है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के भतीजे राज ठाकरे ने मुलाकात कर ली तो इधर खलबली मच गई। नीतीश कुमार में जी पहले ही जो तेजस्वी के चाचा जी थे वो एनडीए में चले गए हैं। हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, सीता सोरेन जी ने। इस समय इतना ज़्यादा ये पारिवारिक मामले चल रहे हैं, चाचा भतीजे और भाभी। एक और अटकल चल रही, वो भी आपको बता दूं, अभी कुछ तय नहीं, लेकिन देखिएगा मैनपुरी में सुना है कि देवरानी जेठानी के बीच में भी मुकाबले की सनसनी है। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह जी की बहू है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट चुनाव लड़ सकती हैं डिम्पल जी के खिलाफ। डिम्पल जी समाजवादी पार्टी की नेता और अखिलेश जी की पत्नी और मुलायम सिंह जी की बहू है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन दो राज्य ज़्यादा चर्चा में थे आज। उत्तर प्रदेश में तो जब होगा तब होगा ये सब अटकलों का बाजार, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड जोड़ लीजिए, उसमें सब बड़ी गहमा गहमी थी। तो इसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है इसमें और ये क्यों इतना ज़्यादा राज ठाकरे को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे जी की सेना की ओर से आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है परिचय करा दूँ। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, शरद पवार जी की एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी, नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी और सी वोटर के विजिटिंग फेलो और मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा जी डेटा के साथ लैस होकर आ चुके हैं। आनंद दुबे जी, एकदम सीधा सवाल है, इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों? राज ठाकरे जी किधर भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और आपके यहाँ से जब आने की बात की तो आप एकदम विरोध पे उतर आए। पवार साहब, रोहित पवार जी की तरफ से कहा गया आ सकते हैं, क्यों भाई? आज आएंगे तो 2-4 वोट लेके ही आएंगे। नीरज जी नमस्ते जी। देखिए, राज ठाकरे जी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। राज ठाकरे जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो नफरत की राजनीति होती है। उत्तर भारतीयों को मारना पीटना, उनको अपमानजनक शब्दों से बात करना। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी की मां विकास आघाड़ी में कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा से कहते थे कि मनसे मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। लेकिन आज जो तस्वीरें आई अमित शाह जी के साथ, उससे एक बात क्लियर हो गई है
कि पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों को मारती है, पीटती है, बाद में भारतीय जनता पार्टी उस पे मलहम लगाने का काम करती है। मतलब यह हुआ कि दोनों एक ही हैं। तो ऐसे लोगों को यदि कोई भी हमारा सहयोगी दल ऑफर देता है तो हम घोर आपत्ति लेते हैं, क्योंकि यह गठबंधन धर्म का पालन ठीक से नहीं होता। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी ना, गठबंधन धर्म वर्म की तो बातें आप करो मत। नीतीश जी आए गए आजकल एनडीए के साथ हैं, तब आपने गठबंधन धर्म नहीं याद आया था जब तोड़ के इधर आए थे तो? नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। हमने और जब आप तोड़ के गए थे कांग्रेस के साथ सरकार बनाने, तब गठबंधन धर्म? हमने किसी को मारा पीटा नहीं है नीरज जी, हमने किसी को अपमानित नहीं किया है। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी है। जिस प्रकार हमारी बात उस समय हुई थी, जब उस बात को ही किसी ने झुठला दिया, तो उस समय जो स्थिति थी हमने वो निर्णय लिया। आज बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसी मजबूरी है कि जिस पार्टी मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर एनसीपी लाना चाहती तो आपको क्या आपत्ति है? मैं ये आपत्ति है इसीलिए कि हमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के काम करने का तरीका, उनकी विचारधारा कतई पसंद नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी देश की बात करते हैं, किसी जाति पाति धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं। जो देशभक्त है वो हमारा है। तो हम ऐसे दलों से दूरी बनाए। क्या राज ठाकरे जी देशभक्त नहीं है क्या? अब मुझे नहीं पता, राज ठाकरे आप कह रहे हो तो आप ही बताओगे। तो उत्तर भारतीय देशभक्त नहीं है क्या नीरज जी? अब उत्तर भारतीय दुबे जी नहीं रहते हैं? दुबे जी टाइम मशीन में बैठिए, टाइम मशीन में बैठिए और 20 साल पहले जाइए सर। चलिए फिर बताइए उत्तर भारतीयों के खिलाफ जब संयुक्त शिवसेना थी, और पहले चले जाइए 25-30 साल पहले, 40 साल पहले चलते हैं, तब शेट्टीज के खिलाफ क्या होता था? हाँ, फिर किसी के खिलाफ नहीं होता था। तो आप आरोप लगा रहे हो ना कि राज ठाकरे इनके खिलाफ करते हैं, उनके खिलाफ करते हैं, आप ही तो कह रहे हो। स्पेशली विशेषता उनको टारगेट करके, उनको चिन्हित करके मारा पीटा जाता है। ऐसा तो 40 साल पहले की शिवसेना नहीं थी, ऐसा तो 20 साल पहले की शिवसेना नहीं थी। आज 18 साल से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बने हो गया है। इन 18 वर्षों में केवल और केवल हिंसा करना, जितने केसेस इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पे हैं, उतने तो केसेस पूरे भारत में मिला के लोगों पर नहीं होंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सेवा करने आए हैं कि अपराध करने आए हैं? मेरा सीधा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से भी हाथ मिलाया? इसका मतलब आपके पास ताकत नहीं है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ी, 41 सीटें पाई। इस बार आप बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सबको मिला के भी आपके पास 25 सीट से ज्यादा कोई सर्वे नहीं दिखा रहा। तो कहना यह है कि डरे वो लोग हैं, हम नहीं डरे हैं। एक तरफ वो लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, और एक तरफ किसी को भी साथ में लेते हैं। 400 के लिए आनंद जी, 400 के लिए एक एक चीजें चाक चौबंद कर रहे हैं। हमारा सर्वे दिखा रहा है 41 सीटें आ रही हैं। ठीक है, आपका एक विशेष। अरे एक मिनट, क्लाइट जी को ले आना। क्लाइट जी, अगर राज ठाकरे आना चाहते हैं और आने का मन है, या आप लोग उनको ऑफर दे रहे हैं, तो इसमें आनंद जी कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी उनको नहीं आना चाहिए। देखिए आनंद जी जो अपना एक भूमिका रख रहे हैं वो स्वागत है, कोई बात नहीं। देखिए हम साथ में है, एक घर में, एक फैमिली में, कोई एक चीज किसी को पसंद है ना पसंद है। बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे नेता ने कहा है वो कोई ओपन न्योता नहीं। बात ऐसी रखी गई है कि अगर महाराष्ट्र और देश की सेवा करनी है तो उस तरह से सोचकर, उस विचार के साथ हमें साथ में काम करना चाहिए। कोई न्योता ऐसा नहीं है। और अगर आप ये कहना चाहेंगे भाई आनंद दुबे जी एक नाराज है और आप अलग है, हमको हमारे बीच में नाराजगी नहीं। एक कुटुंब में, एक घर में नहीं, एक कुटुंब के नहीं। क्लाइट भाई वो कह रहे हैं, अभी आपने सुना कितनी देर तक उन्होंने राज ठाकरे जी की बुराइयां बताई। नहीं तो सही बताइए ना, गलत किधर बताई उन्होंने? तो आपकी पार्टी क्यों लाना चाहती फिर, इतने खराब है? नहीं तो हम उनको लाने की बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि देश हित में अगर कोई काम करना चाहता है, महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहता है, तो उन्होंने सोचना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहें कि हमारे पार्टी, हम उन्हें कह रहे हैं भाई कि तुम उनके साथ मत जाइए, फिर भी काम करिए। देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण क्या हुआ था, सुन लीजिए ना आप। सुनिए ना, मैं कहाँ बोला बीच में, मैं बोला कहाँ बीच में? अरे आप मेरे भाव को देख के समझ जाते हैं कि मैं कुछ अबे आप दोस्त है तो भाव आपके समझ। नहीं, अरे माइंड रीडिंग मत करो भाई क्लाइट। हाँ बोलो। तो
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो गठन हुआ था वो महाराष्ट्र का निर्माण करने के लिए भाई खुद का ही निर्माण नहीं कर पाए पार्टी का, तो महाराष्ट्र का क्या निर्माण करने जाएंगे वो। तो ये बात चलते रहेंगे। मेरा एक कहना आपको एक अलग बात जो बताता हूँ, नीरज जी आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये राज ठाकरे जी है, वो बीजेपी एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनको, क्योंकि उनका ऐसा है कि उनको एकनाथ शिंदे जो ग्रुप है उसके ऊपर प्रेशर डालना है। उनके पास है ना एक ही आदमी है मनसे के पास जो अगर कुछ लड़ सकता है इलेक्शन, तो एक ही आदमी है, वो बाला नांदगांवकर। वो बाला नांदगांवकर की दक्षिण मुंबई में वो अगर लड़ना है तो लड़ सकता है। तो वो ये प्रेशर डालना चाहते हैं भाई कि आग अगर हमारी बात और महाराष्ट्र के दूसरे भाग में नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ उनको खड़े करके आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो प्यादे की तरह राज ठाकरे को इस्तेमाल कर रहे हैं कि चुनाव होने के बाद सब भूल जाएंगे। और राज ठाकरे जी भी बहुत स्मार्ट है, होशियार है, तो उनका तो अस्तित्व नहीं रहा। 2019 में एक आदमी भी खड़ा नहीं कर पाए, खुद का अस्तित्व नहीं है, खुद के पार्टी का अस्तित्व नहीं है। अरे क्राइट भाई सुनो ना, आपके नेता चाहते हैं कि वो आ जाए, और आप भी कह रहे हो कि अगर कोई महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, निर्माण में काम करना चाहता है, उनकी पार्टी का नाम भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, मनसे। एकदम सीधा सवाल है, अगर वो आना चाहते हैं, अगर आप बुलाना चाहते हैं, दोनों बातों में आएंगे तो आप मना कर देंगे क्या कि क्योंकि आनंद जी विरोध कर रहे हैं? नहीं, तो वो तो ठीक है, वो हमारे जितने भी घटक दल है साथ में। रोहित जी ने कहा है ना, रोहित पवार जी ने, कि उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि वरिष्ठ नेतागण निर्णय लेंगे। और एक बात बताता हूं आपको, सुन लीजिए, अगर हमारे जितने भी सहयोगी पार्टनर है, अगर उनकी नाराजगी है तो वो नाराजगी को हम समझ के उस हिसाब से निर्णय लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप नाराज है तो नाराज होते रहिए, नहीं, हम सब मिलकर एक साथ काम करने वाले। और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हमारे कुटुंब के लोग हैं। नहीं, आप देखो क्लाइट भाई, गोल गोल मत घुमाओ। रोहित पवार जी ने तो गोल कहा नहीं, रोहित पवार ने अरे कहा, लेकिन आप कह रहे हो कि आनंद जी के विरोध है इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। नहीं, तो सुन लीजिए ना मेरी बात। वरिष्ठ नेतागण जो है वो रोहित पवार जी से भी बात करेंगे, उन्होंने कैसे कहा, क्या कहा, बैठकर निर्णय लेंगे। तो हम साथ में लड़ने वाले हैं, हमें सिर्फ तो राज भी तो साथ में लड़ेंगे। अच्छा, राज ठाकरे के पास 2-3-4% वोट है। अरे निर्णय तो आप अभी सीट का भी नहीं कर पाए, तो मैं बात ही ना करूं क्या कभी? अरे तो नीरज जी यार, आप भाजपा भी निर्णय कर नहीं पा रही है, बहुत अभी छोटे मोटे लोग दे रहे हैं, आप हमसे ही पूछ रहे। अच्छा एक मिनट, भाजपा निर्णय नहीं कर रही इसलिए मैं आपसे भी ना पूछूं, उनसे तो अलग पूछूं ना, इसमें उनका क्या लेने देना? अरे नीरज जी, एक नहीं 4 सवाल करिए ना, हम इसीलिए तो आए हैं जवाब देने। मैंने उसीलिए सवाल किया कि भाई राज ठाकरे को आप लोग ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। आनंद जी को देखिए एकदम बिखर पड़ा है कि कैसे आ जाएंगे, नहीं आने दूंगा मैं। अरे तो सही बात है, सही बात है। आप आनंद जी की भी बात है ना, मन की बात मत पड़िए। आनंद जी बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। सुन लीजिए, एक सवाल पूछा गया रोहित पवार जी को, उसका जवाब दिया। आप आपका मंतव्य रख रहे हैं, मैं मेरा मंतव्य रख रहा हूँ, और फिर भी मैं आप अपने बड़े नेता की बात का खंडन कर रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप कह दीजिए रोहित पवार जी की बात गलत है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप एक कद्दावर एंकर है, आपको अच्छी तरह जानता हूं। कद्दावर नेता होता है यार, कद्दावर एंकर नहीं होता। एक 10 सेकंड सुन लीजिए आनंद जी, एक 10 सेकंड सुन लीजिए। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप बात ध्यान से सुनकर नहीं सुने ऐसे कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आनंद दुबे जी, उनके पार्टी के लोगों को अगर कुछ भी नाराजगी होगी, वो हमारे नेतागण बैठकर बात करके उसका निर्णय लेंगे। तो हम कोई ये नहीं कह रहे कि नहीं हम उनकी नहीं सुनेंगे। हम अच्छा एक सवाल छोटा सा और बताइए, जो उत्तर पश्चिम में उन्होंने कीर्ति गजानन, शायद नाम ना, कीर्तिकर गजानन जी, उनको जो अनाउंस किया, आपसे पूछा था? देखिए आपको एक बताता हूँ मैं, हाँ नाम बताओ सर, बताओ तो नहीं। हाँ नहीं पूछा था, ये पूछा था। अरे तो कुछ तो थोड़ा 2-4 शब्द बोलने दीजिए थोड़ा सर। अरे 10 मिनट हो गया अभी, फिर बाकी में 10 सेकंड दीजिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इंसान को बात करने का हक है। उन्होंने कुछ कहा है, और डिसाइड करेंगे, लिस्ट आएंगे। ये वाला डायलॉग ना क्रिस्टो भाई, ये डायलॉग अल्टीमेट है। मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है, अच्छा ऐसे चलते रहे। आनंद जी बोलिए आप। आनंद जी। नीरज जी सबसे पहले तो आपकी दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि 21 मार्च को महाविकास आघाड़ी की सीटों का बंटवारा हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो एक नई जानकारी है कि 21 मार्च यानी परसों। डरा दो, टिकर पे डाल देंगे 21 मार्च को महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सीटों का ऐलान होगा। ठीक जी। दूसरी बात जो उत्तर पश्चिम की सीट है वो शिवसेना की सीट है। वहां हम अपना उम्मीदवार आज खड़ा कर दें और चाहे कल खड़ा कर दे, वो हमारा अधिकार है। वो गठबंधन धर्म में सही बैठता है तो उसके लिए क्लाइव जी की कोई आपत्ति नहीं है, और मैं समझता हूँ और किसी को भी नहीं होनी नहीं चाहिए। संजय निरुपम ने बिल्कुल लत्ता ले लिया था, पता नहीं क्या क्या सुना दिया था आप लोगों को। उससे क्या हासिल हुआ? पार्टनर है आपके। नहीं, कांग्रेस पार्टी से कहे, हमसे न कहे।
अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मनाए कि मैं ये सीट लड़ना चाहता था, आप लोग हमारी लड़ाई लड़ो। भाई मैं, अरे भाई एक मिनट सुनो ना भाई, आनंद जी दर्शकों को ये सब देखो, ये सब पार्टी में, पोलित ब्यूरो में और उच्च बैठक में और अति उच्च बैठक में सब डिसाइड होगी, सब मत बताओ। आपने अनाउंस किया, उनके नेता ने सार्वजनिक तौर पे टीवी चैनलों में बैठ के आपको खूब सुनाया कि कैसे पूछ के कर दिया, अपने आप करेंगे क्या, मैं तो प्रचार नहीं करूंगा, कांग्रेस से सहमत नहीं। अब कांग्रेस अगर असहमत होती तो संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई करती कि आपने कैसे बोल दिया ये, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संवाद है, विवाद नहीं है। कोई भी नेता चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है, हाई कमान तय करेगा कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हाई कमान बना है, उसके लिए चुनाव समिति बनी है, केंद्रीय चुनाव समिति बनी है, वो निर्णय लेती है। तो मेरा कहना ये है कि हाई कमान, जो आपकी सारे दलों के अपने अपने हाई कमान है, वो ये वाली बातें ना बंद कमरे में किया करें। सार्वजनिक तौर पे ये बाइट जो दे देते हैं ना, कि जैसे संजय निरुपम जी, रोहित पवार जी, सुप्रिया ताई, आनंद जी भी कभी कभी कुछ बोल देंगे। अब आनंद जी ने एकदम ले लिया कि नहीं राज ठाकरे कैसे आ जाएंगे, तो एकदम वो वाले नेता नहीं चाहिए मेरे को। जी क्या आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है नीरज जी, क्या बात कर रहे हैं, लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। आजा रुको, सतीश जी के पास चलते हैं। अरे भाई रुको ना सर, सतीश जी, बिहार में भी और झारखंड में भी सीता सोरेन जी ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, और बिहार में पारस जी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। दे तो दिया ऑफर तेज प्रताप जी ने, क्या गणित क्या बैठ रही है बिहार में। और हाँ, एक और उपेंद्र जी भी थोड़ा गुस्साए हुए हैं कि हमको 2 क्यों नहीं दी। क्या माहौल बन रहा बिहार में सर? देखिए, कुर्सी की होड़ में सारी पार्टी जो है, सारे लोग जो है, एकदम लगता है कि सारा कुछ भी जो है, एक थोड़ा सा भी एक आदर्श होता है, सब छोड़ छाड़ चुके हैं। सारी पार्टियां इसमें शामिल है। देखिए, बार बार हम सुनते हैं कि डायनेस्टी को उखाड़ देना है, डायनेस्टी को फेंक देना है, डायनेस्टी ने पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है। लेकिन ये अब घूम फिर के देखिए, तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मतलब बिहार हो, ये पॉलिटिक्स का परिवारवाद ही है, डायनेस्टीवाद ही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। और ये काम हो रहा है। चाहे आपने चाचा भतीजा की बात बोली, आपने सीता सोरेन की बात बोली, फिर अभी आप राज ठाकरे का भी बता रहे हैं। तो ये कहां से कहां जाए जा रहे हैं, कहां थे कहां लाए जा रहे हैं, तो ये फिर आप समझ लीजिए कि ये क्या है। तो जहां तक आपने बिहार की बात पूछी है, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, बिहार जननी रही INDIA के फॉर्मेशन का। नीतीश चले गए और वहीं से शुरुआत हुई INDIA की, जो मतलब एक घोड़ हुई लोगों को जुटाने की, गठबंधन बनाने की। और मुंबई में भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू हुआ, बंद हुआ, मतलब खत्म हुआ। बिहार में अभी तक INDIA वाले सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, जबकि उनको सबसे पहले वहां करना चाहिए था, जो कि वहां आसान भी था। हम लोग अभी NDA की बात कर रहे हैं। NDA में क्या है ना कि कमांड सिस्टम, क्या कर लेगा कोई, कुछ नहीं कर पाएगा। सब के कान अमेठ दिए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं होगा। लेकिन INDIA में क्या गतिरोध है कि जब अभी तक वहां पर शामिल नहीं, मतलब घोषणा नहीं हुई है। जहां तक झारखंड की बात है, आपने पूछी है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी जो पत्नी है, वो बहुत भावना से जो है, वो चुनावी मैदान में या राजनीति के मैदान में मुंबई तक उतरी हैं और आंसू भी बहा रही हैं। तो वहां भी डायनेस्टी ही है उनके पार्टी में, से कहीं दो राय नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवाल खड़ा होता है कि सतीश जी, डायनेस्टी तो ठीक है, अभी मेरे को बताओ, ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, इसका असर क्या हो रहा है ग्राउंड पे, पारस जी के इस माहौल से और उधर सीता सोरेन के, क्या ग्राउंड पे क्या माहौल है? देखिए, ग्राउंड पे दोनों जगह की अलग अलग माहौल मैं बता सकता हूँ। हाँ, बिहार में मैं अभी भी मानता हूँ कि NDA को एडवांटेज है, हाँ, एडवांटेज है। वहां जाति जोड़ी गई हैं, इस तरफ से भी जातियां जोड़ी गई हैं, और भाजपा की तरफ से भी जातियों का गुलदस्ता बनाया गया है। ग्राउंड पर अंत में क्या होगा, अभी कुछ भी कहना संभव है नहीं। आप समझ लीजिए कौन जुटा लेता है, किसका चुनाव प्रचार बढ़िया रहता है, हाँ, कौन मोबिलाइज कर लेता है। ओपन लेकिन पोजीशन। मैं मानता हूँ
जी, एनडीए का अभी भी एडवांटेज है। नंबर एक, विधान, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा की मैं नहीं कह सकता था। दूसरा, ओके। झारखंड में जो है, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हेमंत सोरेन की को जो जेल हुआ है, हाँ, उसके बाद हो सकता है कि वहां पर सारा सब लोग भाजपा को वोट पहले देना चाहते हो, लेकिन थोड़ी सी गणित बदली है। मुझे हाँ। तो ये भी सूचना है कि जो चंपाई सोरेन की सरकार चली, तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी में एक अवधारणा बनी कि अगर वो सरकार गई तो वो और हमारे खिलाफ जाएगा। तो अभी वहां पर भाजपा जो है थोड़ा सा लॉस्ट ग्राउंड को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अभी जी। ग्राउंड पे तो कौन है, कैसे क्या होगा, सेटल हम्म। होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, कैसे कह दें क्या होगा। जी लेकिन अक्कू हाँ, सर, ये जो जी अक्कू सर आप भी बिहार में बहुत लंबे समय तक रहे, और दोनों अब चूंकि आप आजकल राष्ट्रीय राजधानी में आप हैं, तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है और जो बिहार में हो रहा है, इससे जैसे इसको देख के लगता है कि एक एक सीट की फाइट हो रही है ना। राज ठाकरे जी चुनाव नहीं लड़े 2019 में, लेकिन उनको एक लेना चाहता है, दूसरा कह रहा बिल्कुल मत लेना, फिर तीसरा कह रहा हाँ ले लो ले लो। क्या गणित क्या बैठ रहा है सर ये? देखिए, गणित में कोई बहुत दांवपेच नहीं है। बहुत साफ सा लगता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, जो आए और अगर वो उसके पास थोड़ा सा भी वोट बैंक है, तो जो आप अभी बात की गई थी 400 सीटों का लालच और 400 सीटों पे, तो भारतीय जनता पार्टी वो एक एक करके तिनका जोड़ ले रही ताकि उसका वोट बैंक आधार बढ़ जाए। और यही वोट बैंक आधार के लिए उसने यहाँ राज ठाकरे को चुनना ज्यादा पसंद किया है। बिहार में ठीक है, आखिरी वक्त तक पशुपति पारस उनकी सरकार में थे, लेकिन चिराग को चुनना पसंद किया। चिराग के बारे में कहा जा सकता है कि वो चिराग जो है एक तरीके से रामविलास पासवान के ट्रूली उनके फॉलोअर की तरीके थे, और विरासत उनके पास उनको ट्रांसफर, और इस वजह से वो जो 5.5% जिसको अभी खुलासा हुआ कि 5.5% के आसपास वहां वोट बैंक इनका है, पासवान का। और पासवान का वोट बैंक है, प्लस उसके साथ साथ चिराग ने अपना आकर्षण भी बनाया है। रामविलास पासवान के अलावा उसने अपना आकर्षण बनाया है, यूथ के साथ उसका अपना आकर्षण है, जातीय राजनीति के अलावा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनको ज्यादा चुना बनस्पति पशुपति पारस के। और पशुपति पारस ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी उनके पास रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको कोई वैसा नहीं अभी तक उनका टेस्ट हुआ कि वो कितना लोकप्रिय रहे। और रामविलास पासवान की सीट वो सीट है जहां रामविलास पासवान 7 लाख वोट से भी जीते हैं। और पिछली बार चिराग खुद जो है वो ये पशुपति 2.25 लाख से ज्यादा से जीते थे। अगर वहां चिराग होंगे तो निश्चित रूप से वो संख्या बढ़ सकती है, और इसका बहुत साफ सा कारण है कि इनको रखा गया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे एक ताकत है, कैसे वो आपको अच्छे लगते हो नहीं लगते हो, लेकिन उनके साथ एक वर्ग है जो मराठी मानुष का वर्ग है, और उसकी वो मराठी मानुष उनको मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय तमाम लोगों को जो लिए हुए मराठी मानुष, चाहे वो अजीत पवार के तौर पे हो या और हो, उनको वो ऐड ऑन करने में सपोर्ट कर सकते हैं, और इनको देने में नुकसान नहीं है। एमएनएस 2 सीट मांग रही है, एक पे सहमत हो जाएगी, ये क्या होगा? तो वो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वो अपने कोटे से भी सीट दे, या ये हो सकता है कि कहे अच्छा ठीक है, एक आप नाम हमारे उस पे दे दीजिए, हम आपको दे सकते हैं, ये तक संभव है। और एक सीट के बारे में तो आपने बता ही दिया, दक्षिण मुंबई की सीट लगभग तय हो गई है। अगर ये सब चीजें स्मूथ रहती हैं, तो वो उनका एक बड़ा आधार होगा भारतीय जनता पार्टी को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। और एक चीज और भी है, जब वोटर वोट बैंक मतदान करने जाता है, तो उसके दिमाग में एक हवा चल रही होती है। अगर उस समय हवा वो एनडीए के पक्ष में होगी, तो आज की तारीख में अगर आपको 48 में से 32-35 सीटें एनडीए को दिख रही हैं, तो हो सकता है कल को वो और आगे बढ़ जाएं। तो ये एक क्रम करने के लिए, एक हवा बनाने के लिए ये सब रणनीति ज्यादा होती है। उपेंद्र कुशवाहा का जहां तक मामला है बिहार में, तो उपेंद्र कुशवाहा को पर्सनली जरूर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है, सीटें नहीं है, तो वो उन सीटों का कैसे इस्तेमाल करेंगे? पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में उन सीटों का इस्तेमाल कैसे किया था
ये हम सब जानते हैं। वो यहाँ एक सीट से उनकी वो संभावना खत्म हो जाती है उस तरीके काम करने से। तो लेकिन उनके पास मजबूरी है, फिर भी ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा से आने से उनका जो कोयरी और बाकी वोट बैंक है, वो उनको काम में भारतीय जनता पार्टी के काम में आ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट किसी और तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, एक राज्यसभा सीट देने की बात कर सकती है, या अभी भी पशुपति पारस अगर 1-2 राज्यसभा सीट में भी सहमत हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी अभी उन्होंने इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए, वो भारतीय नहीं, जनता बयान पार्टी में के तो कुछ खिलाफ नहीं अभी दिया। बहुत ज्यादा निंदात्मक हाँ, बयान नहीं तो नजर उनका आए। नहीं आया है। तो ये बिल्कुल, तो ये सब चीजें अभी ऐसी से भरी हुई हैं और इसमें बहुत आगे तक उसकी गूंज होगी। परिवार का निश्चित रूप से आज चाचा, भतीजा, भाभी का दिन है। आज का दिन इसी तरीके का अरे कुछ है। नहीं, चाचा, इसमें हम भतीजा, लोग भाभी, थोड़ा, बहू और आनंदित हो सकते हैं। देवरानी जेठानी, यही सब चल सब रहा है है। इस समय। हाँ, बड़ी मतलब गणित इंटरेस्टिंग होती आ रही। कार्तिकेय जी, गणित में कुछ बिल्कुल, तब्दीली आजकल आ रही है तो क्या बिहार और महाराष्ट्र की वजह से? एक एक सीट पर देखिए कैसे काम चल रहा है। हालांकि साउथ मुंबई की सीट में पता नहीं, उसमें तो मिलिंद देवड़ा भी लड़ेंगे ना यूबीटी वाले से। नहीं, यूबीटी नहीं है, शिंदे जी वाले से। पता नहीं, उसमें मामला फंस सकता है सर। उधर बालानंद गांवकर को कैसे मिलेगी? कार्तिकेय जी, वो राज्यसभा, उनका राज्यसभा में नामांकन हुआ है, जहां तक मुझे जो याद है, उनका राज्यसभा में नामांकन हुआ है। मिलिंद देवड़ा का, मिलिंद का हुआ है क्या राज्यसभा में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलिंद देवड़ा जी का। आनंद जी, हुआ है क्या? मतलब बात तो यही चल रही थी। खैर, आपका मिलिंद देवरा नहीं, बात चल रही थी। सांसद हैं। नहीं, राज्यसभा सांसद हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। ओके, ठीक है। तो वहां से बालाजी को लड़ाया। हाँ, बताइए कार्तिकेय जी। तो नीरज जी पहले बिहार पे आते हैं, फिर महाराष्ट्र की। बिहार की तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ है मेरे दिमाग में। आपने कहा कि बिहार में जो बहुत सारे अभी जो स्पीकर्स हैं, सब मुझसे बहुत वरिष्ठ है, सबने बहुत अच्छी बातें बताई। एक बात मैं ये जोड़ दूं, अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ये बात सही है। एनडीए आगे है, ये बात सही है। लेकिन कल जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आया, मुझे लगता है अगर इंडिया अलायंस एक अच्छे विपक्ष की तरह सोचे तो उसके लिए वहां एक ओपनिंग है। 17-16 का जो फॉर्मूला दिया गया है, 16 सीटें जेडीयू को अनएक्सपेक्टेड थी। उम्मीद यह थी कि बीजेपी ज्यादा सीटें लोकसभा में लेगी और एनडीए जेडीयू को अकोमोडेट करेगी असेंबली में ज्यादा। 16 सीटें जो आपने नीतीश कुमार जी को दी हैं, ये अब एनडीए के लिए कमजोर सीटें मानी जाएंगी। नॉट वेरी कमजोर, बट कमजोर रिलेटिवली। खासकर की जो सीमांचल की सीटें हैं, अगर मैं इंडिया अलायंस की जगह होता तो मैं यहां एक ओपनिंग देखता कि स्कोर लाइन अभी भी मेरे खिलाफ है, लेकिन ये जो एलोकेशन हुआ है, नीतीश कुमार जी की अपनी क्रेडिबिलिटी जो डेंट हुई है, प्लस जो उस इलाके का कॉम्पोजिशन है डेमोग्राफिक, और जो तेजस्वी जी की पॉपुलैरिटी है इस समय, उसके आधार पर मैं इसमें एक ओपनिंग देखता इंडिया अलायंस के लिए। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने हार्ड बार्गेन ड्राइव किया है। 16 सीटों की उम्मीद मुझे नहीं थी, बट बिहार में अभी भी ऑफकोर्स एनडीए आगे है। जी, ये हो गया पहला। और दूसरी बात, पशुपति जी का आपने नाम लिया, एक और नाम है, सतीश जी और आकू जी बेहतर बताएंगे, विकासशील इंसान पार्टी, उनको भी नहीं इंक्लूड किया गया है एनडीए में। तो क्या इंडिया अलायंस उनको इंक्लूड करेगा? ये एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है ये अति पिछड़ी जातियों के लिए, अगर वीआईपी भी जुड़ जाता है इंडिया से। हालांकि मुझे डाउट है इसमें, बट क्या वो भी होगा? तो इस समय 2 फ्लोटिंग एलाइज बिहार की पॉलिटिक्स में हैं, एक पशुपतिनाथ जी और एक वीआईपी। क्या इंडिया अलायंस उन पे नजर गड़ा के बैठा है, और क्या इसका एक हमें कल्मिनेशन दिखेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, हाँ, आपको कुछ सवाल है नीरज जी? नहीं, कंटिन्यू करिए। हाँ, महाराष्ट्र पे मैं आता हूं नीरज जी। महाराष्ट्र में मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, हमारा जो पिछला सर्वे था उसमें हमने थोड़ी सी लीड दी थी इंडिया को। आपके सर्वे ने एनडीए को वन साइडेड दिया है। इट जस्ट शोज कितना कंफ्यूजिंग इलेक्शन है ये, क्योंकि कोई टेस्टेड केमिस्ट्री नहीं है इन अलायंस पार्टनर्स की। हमें नहीं पता कि वोट शेयर किस डायरेक्शन में जाएगा, सिंपैथी कितनी है, वोट ट्रांसफर कैसा होगा, कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा होगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। हैविंग सेड दैट, राज ठाकरे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। 2019 में अगर आपको याद हो, वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन शरद पवार जी के साथ रैलीज में आते थे और बोलते थे वीडियो चलाओ, और मोदी जी की आलोचना करते थे वीडियोस दिखा के। तो राज ठाकरे जी की एक न्यूसेंस वैल्यू है, और वो न्यूसेंस वैल्यू इलेक्शंस में बहुत काम आती है। खासकर कि जब आपके सामने आपके ही परिवार का एक व्यक्ति हो, तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की न्यूसेंस वैल्यू बहुत काम आती है।
तो राज ठाकरे जी की एंट्री मैं प्योरली देख रहा हूं ठाकरे ब्रांड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूसेंस वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि वोट उनका जैसा कि सबने कहा 2% ही है। तो मुझे ये परसेप्शन की गेम ज्यादा लग रही है, क्योंकि जब वो कुछ कहेंगे, कुछ मसालेदार बोलेंगे तो मीडिया उसे उठाएगा, उसे एम्पलीफाई करेगा, कार्तिकेय जी वो अटैक करेंगे शिवसेना पर, एक ना उद्धव ठाकरे जी की। कार्तिकेय जी, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। अब जी राज ठाकरे जी की, बोलिए। मैं भी चूंकि यहाँ पे 2 दशक हो गए मुझे महाराष्ट्र मुंबई में, मुंबई नासिक सम पार्ट पुणे में उनका असर है। वो ठीक है चुनाव नहीं जीते या नहीं लड़े वो, लेकिन आप जिसे एकदम खारिज कर दें उनका कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मुंबई की सारी सीटों पे उनका असर है। नहीं मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों लोग हमारे दोस्त लोग बैठे ना एनसीपी वाले, ये कि एकदम खारिज कर रहे हैं, उनका असर है। नीरज जी वोट है इनके पास, ऐसा नहीं वोट नहीं इनके पास। जिस मार्जिन, हाँ नहीं है 2 से 3% वोट है, उसकी यूटिलिटी है, ऑफ कोर्स यूटिलिटी है, हर वोट की यूटिलिटी है। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा यूटिलिटी उनके कैरेक्टर की है, जो वो इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है ना, जिस तरह से वो पेश आते हैं, जो उनकी एक पब्लिक इमेज है, जिस तरह की उनकी बोली है। जैसे यूपी में राजभर है, वोट शेयर कम है, लेकिन एक पर्सनालिटी है, एक कैरेक्टर है, वो यूपी की राजनीति को मसालेदार बनाते हैं। तो राज ठाकरे जी का इंपैक्ट उस हिसाब से हमें देखना चाहिए, एक परसेप्शन और थिएट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से, जिसमें कुछ गलत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, तो ये एक और उसका एग्जांपल मुझे दिख रहा है। ये बात मेरे ख्याल में क्लाइड भाई समझते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी लाना चाहती है उनको। सही है ना क्लाइड जी? देखिए मैंने आज जैसे आपसे कहा, लाने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन किया, आप फिर भी वहीं जाते तो आप अपना काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे बुराई क्या, अगर वो आ जाते हैं आपके यहाँ 2% वोट जोड़ेंगे ही ना? नहीं देखिए जैसे आपके विश्लेषक ने कहा कि भाई हम खारिज कर रहे हैं, खारिज इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा के हिसाब से उनके वोट के कोई मायने नहीं रखते। अगर वो नगर सेवक का इलेक्शन होगा, वार्ड में होगा, तो कहीं उनके जो एरिया में है, जहां चलता है उनका, वहां फर्क पड़ेगा तो ठीक है। लेकिन लोकसभा में अभी भी मैं दोहराता हूं, राज ठाकरे का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक सच्ची बात है, ग्राउंड रियलिटी है और उस हिसाब से चलने वाला। क्लाइड भाई 2% 1% वोट का इतना भारी असर होता है ना किसी भी चुनाव में, लोकसभा विधानसभा। देखिए नीरज जी, जितना आप राजनीति को नहीं अरे मैं तो बत्रा जी से भी अपनी बात का समर्थन करवाऊंगा कि बंगाल में 1 या 2% के वोट में खेला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, 1-2% वोट बहुत मैटर करता है। नहीं, महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। बत्रा जी देखो बताइए भाई, आप हमारे समर्थन में है कि हमारे विरोध में है, बताइए। कह रहे 2% वोट का कोई वैल्यू नहीं है। नीरज जी उद्धव ठाकरे सेना की सिचुएशन भी समझिए। क्या वे एक और ठाकरे लाकर जो उद्धव ठाकरे का बड़ा ब्रांड बन गया है उसको डाइल्यूट करना चाहेंगे? ये है रियल पॉलिटिक। ये बात को मत इग्नोर करिए। वो 2% वोट है, लेकिन उसका प्लस माइनस भी है ना, प्लस 2% है। उसका नेगेटिव ये है कि एक और ठाकरे आएंगे तो जो ब्रांड इक्विटी है उद्धव ठाकरे जी की, आदित्य ठाकरे जी की, क्या वो डाइल्यूट होगी या नहीं? तो ये बात शायद वो स्पोक्सपर्सन बोलेंगे नहीं, लेकिन आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में अरे घी तो थाली में ही गिरेगा। जब हमारे साथ है तो सब इधर ही तो होगा, चाहे जो जीते। आनंद जी क्या ये बात है क्या? देखिए ऐसा है कि 2019 और 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र और मुंबई में एक बात बहुत पुरानी है कि महाराष्ट्र और मुंबई में ठाकरे इस शब्द के बिना आप न शुरुआत कर सकते ना तो अंत कर सकते। ठाकरे आपको चाहिए। अब ये सोच की बात है कि भाई असली ठाकरे कौन है, नकली ठाकरे कौन है, वो मैं सबके ऊपर छोड़ता हूं, अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि इतनी जोड़ तोड़ फोड़, इतनी बर्बादी करने के बाद भी कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो हो सकता है कि उनको एक ठाकरे भी चाहिए हो साथ में। तो ठीक है, आप ठाकरे भी ले लीजिए, लेकिन सब तो लाओगे भैया। अब कल को कोई आदमी यूट्यूबर हो, बड़ा लोकप्रिय हो, मिलियन में उसके फॉलोअर हो, लोग हजारों लाखों की भीड़ में उसको सुनना चाहते हो, तो क्या वो चुनाव भी जिता देंगी जनता? ऐसा नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए एक विश्वास लगता है, एक क्रेडिबिलिटी लगती है, एक चरित्र लगता है, तब आदमी देश के सबसे बड़े संसद में या विधानसभा में पहुंचता है लोगों की सेवा करने। वो विश्वास उस पार्टी और उन नेताओं के पास नहीं है। कोई बात नहीं, अब 2% वोट है तो अब उसपे लोग कह रहे हैं अगर कागज पे है
तो उससे हम नकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 2% की वजह से जो 10% लोग नाराज होंगे, उनके बारे में भी तो सोचिए। जिस पार्टी ने एक बात पिछले 18 आपकी वर्षों जो में- है ना आनंद जी, बड़ी सही कही आपने कि बिना ठाकरे के कैसे काम चलेगा मुंबई में। मान लो अच्छा उन वाले ठाकरे को छोड़ के दूसरे वाले ठाकरे जी को एनडीए अपने में लाना चाहे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। पक्का। ये देखो समय पक्का बहुत नहीं बलवान जाएंगे। होता है, नहीं, राजनीति में पक्का नहीं आजकल कुछ जाएंगे। भी हो सकता है। मैं तो आजकल मतलब क्या बताऊं, मैं तो याद नहीं नहीं, रहता कि अब शाम को नीरज कौन जी- किस पार्टी में है। नीरज जी, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ। हाँ। बचपन से सुना हूँ कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, ये मैंने सुना है। लेकिन जिस परिस्थिति इस समय हमारे सामने बीजेपी ने कर दी है ना, जिस प्रकार डकैती की है, जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा है ना, महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। अगर जनता माफ नहीं करेगी तो हम कैसे माफ करेंगे? हम तो जनता के सामने नतमस्तक हैं। अरे कभी इतनी भी गुंजाइश रखो कि नजरें मिलाएं तो नजरें झुके नहीं, लेकिन बीजेपी ने सारी हद पार कर दी। बीजेपी ने एक द्रोह किया हुआ है, एक राज्य की एक पार्टी को अरे यही तोड़ने का बात वो काम लोग भी किया हुआ कहते हैं, यही लोग वो लोग भी कहते हैं। पता नहीं कौन सही कह रहा है। हमने मैं तो ये बात पार्टी तो इसलिए नहीं तोड़ी देखिए, थी। आपने हमने एक तो बहुत अच्छी पार्टी बात नहीं तोड़ी दोबारा थी। कही, एक और दूसरी हमने- अच्छी बात आपने कही कि राजनीति संभावनाओं खेल, इसलिए मैं संभावना टटोलता रहता हूँ कि पता नहीं कब किसका मन बदल जाए। आजकल देखिए, अभी रोहित पवार जी ने कुछ बोल दिया, सुप्रिया ताई ने कुछ बोला, मतलब आजकल बहुत अनिश्चितता है। क्लाइट भाई, ये बात तो सही है ना कि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई किधर भी जा सकता है। अभी खेल देखिए- बंद नहीं हुआ है महाराष्ट्र का, अभी चल रहा है। खेल बंद हो गया है, बंद हो गया किधर खेल। जाने वाला नहीं है। हाँ, हमारा जो है गठबंधन, नीरज जी आप मुस्कुरा दीजिए, सुनिए। अरे मैं क्यों आप जो है ना मेरे को टारगेट करते रहते आपकी मुस्कुराहट मत रोकिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, रोकिए मत। इंडिया अलायंस में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, हमारा जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, कांग्रेस, हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। अगर हम में से किसी को भी एक को भी अगर किस चीज की नाराजगी हो तो वो चीज से हम दूर रहेंगे, और हम हमारे साथ जो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े हैं उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, बीजेपी जो है देश के हित में जो काम नहीं कर रही है उनको दूर करना है। हम ये गठबंधन क्यों हुआ है? हमें देश की जनता की सेवा करनी है। हम एक साथ आने वाले जो समय में एक दूसरे के साथ मिलकर देश की सेवा करनी, इसलिए हम साथ में इंडिया अलायंस आए, तो उस हिसाब से आगे चलेंगे। और कोई अनबन नहीं है। आप देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक परिवार है, कहीं कुछ इंसान कुछ अगर नाराज है, कुछ है, अगर कुछ कह दिया तो वो मिलकर बैठकर साथ में सब लोग उसका मसला ढूंढ के आगे बढ़ते रहेंगे और हम बढ़ेंगे। और जैसा दुबे जी ने कहा है कि वो अगर जो चीज निर्णय लेना चाहते हो उसके साथ हम सहमति देकर हम साथ में मिलकर आगे काम करेंगे। 21 मार्च को आपकी भी सीटें अनाउंस हो रही है ना सर? हाँ जी, सब साथ में, सब साथ में होगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सीटें अनाउंस यस, आप तो अपने टिकर पे चलाने के लिए कह दिया, चला दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल। अरे उस दिन हम शो करेंगे महाराष्ट्र में, जब ये सब पूरी सारी सीटें बढ़ जाएंगी तो आएंगे ना, आपके साथ आने के लिए हम हमेशा खुशी रहते हैं। कौन कौन कहाँ से लड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव तो बड़ा मजेदार होता है। अच्छा, मैं ब्रेक लूँ उससे पहले एक सवाल मैं सतीश जी से और लेना चाहता हूँ। सतीश जी, अब ये 2 स्टेट पे हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, जो ताज़ा घटनाक्रम बन रहा है, नेशनल पिक्चर कैसी बनती हुई दिख रही है? अभी हालांकि यूपी वाला कार्ड ओपन है, वहाँ पे कांग्रेस को देखिए, अब उनके है नहीं पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन आप देखिए आपके सहयोगी दल है भाई साहब क्रिस्टोफर और आनंद जी, यूपी में 17 सीटें जेब में पर्ची लेके चल रहे हैं। वो एक नाम नहीं बताने को तैयार कौन कहाँ से लड़ेगा। वहाँ तो ओपन रखा है सिचुएशन एकदम। कल को समाजवादी पार्टी अचानक से घोषणा कर देगी रैली से ये लड़ेंगे, फिर चिल्लाएंगे कि मना कर दिया। तो सतीश जी, ये नेशनल पिक्चर क्या बन रही है? देखिए, नेशनल पिक्चर में पहले मैं महाराष्ट्र वाला बोलना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जद्दोजहद कर रही है। अब वो 400 पार करने के लिए कर रही है, महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर कर रही है, मैं नहीं कह सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो आप नेशनल पिक्चर बता रहे हैं, जो INDIA के लिए सबसे अच्छी चीज अभी तक जो मैं मानता हूं जो हुआ है, वो कांग्रेस और SP का गठबंधन हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत राज्य में हुआ है। और जिस गति से और जिस मजबूती से भाजपा वहां चलती है, जो उसकी श्वास नली है, वो उस हिसाब से क्या INDIA वाले चल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आया कि भाई चिट्ठी लिख के ही मुंबई के मीटिंग से अखिलेश गायब हो गए, तो मुंबई की रैली से। तो नेशनल पिक्चर में जो है अभी थोड़ा सा INDIA में गति जरूर आई है, लेकिन क्या पता ये टू लिटिल इन द डे है।
क्या मालूम, देखना होगा। एक थोड़ा ब्रेक इंतजार लेते हैं करते सर। इसके बाद इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सहयोगी दल के लोग भी बैठे हैं। देखिए यूपी में जो खबरें हैं सब तमाम हम लोग एनालिसिस पढ़ते रहते हैं। सबसे आप कहना सबसे बहुत वीक पॉइंट पे वहाँ पे इंडिया गठबंधन है। आप सीटें अनाउंस कर ही नहीं पा रहे। कांग्रेस पता नहीं कौन सा मंथन सोच विचार में पड़ी हुई है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अरे रायबरेली अमेठी तक तो कर ही दो, सुल्तानपुर तो कर ही दो। खबरें ये भी हैं कि शायद दोनों भाई बहन नहीं लड़ना चाहते चुनाव यूपी से। सोनिया जी पहली राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति बनती जा रही है कि कांग्रेस उस प्रदेश में प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही जो उसका गढ़ रहा है। कम से कम वो एक पट्टी में तो गढ़ उनका माना ही जाता है कि 3-4 जिले जो हैं जहां से वो चुनाव लड़ते थे परिवार के लोग। एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आके इस पर फिर से आपका शो का नाम है अपने अपने पार्टनर। और कई राज्यों में पार्टनर को एक्वायर करने की, छोड़ने की सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अकु सर, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? वहाँ तो मतलब अभी तक सीटों में लेकर के बड़ा संशय बना हुआ है। कांग्रेस अनाउंस ही नहीं कर रही है, बीजेपी ने अभी 50-51 की, उनकी भी बाकी है। क्या खेल है वहाँ पे? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि आज रात में या कल सुबह तक घोषणा हो कर देगी और ज्यादातर में कर देगी। लेकिन आईएनडीए का क्योंकि अभी कोई बहुत तय नहीं हो पा रहा है तो उसमें अभी समय लग सकता है। और खास तौर से क्योंकि वहां 7 चरणों में चुनाव है तो आखिरी के 3-4 चरणों की सीटों की घोषणा में देरी भी की जा सकती है। तो ये है और इस हालत में कह देना कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब अब तो सिर्फ ये है कि आईएनडीए कितनी सीटों तक आगे जाती है। कई बार हम लोग मजाक में कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 में देखना है कितनी लड़ पाए। 70 का तो लगभग पहले से तय हो गया। ये अति बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ एक कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी निकल करके सामने आ रही है और उसको असली चीज ये है कि कितने लोग, मतलब विपक्षी गठबंधन किस तरीके से उसको आप आगे उसकी ढूंढ सकते हैं या उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी संभावनाएं बहुत। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसा उलटफेर होगा। आप बार बार ही कह रहे हैं, बरेली और अमेठी के अलावा आसपास की सीटों पर भी अभी घोषणा नहीं कर पाए हैं। अजय राय जो है वो खुद व्यक्तिगत बातचीत में निराश होते हैं। वो कहते हैं साहब अभी तक हमें कुछ घोषणा कर देनी चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नंबर्स की जो बात आप कर रहे हैं, नंबर्स मिल गए हैं। आदमी अभी वो जो जिताऊ हो वो नहीं मिल पा रहे हैं, ये मानना चाहिए। और 3-4 सीटों से ज्यादा ऐसी सीट इतने बड़े आंकड़ों को पार कर पाए। जहां तक 2% वोट की बात अभी हुई थी, अभी हमारे साथी कह रहे थे, तो 2% वोट में महाराष्ट्र का ही अगर आप देखेंगे तो 50,000 वोट कई बार हो जाते हैं और 50,000 वोट से महाराष्ट्र में वो संख्या बहुत आगे तक चली जाती है। मतलब 3 से 5 सीटों तक वो मामला हो जाता है जो अंतर है। तो इस लिहाज से ये 2% 1% की राजनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप नकार नहीं सकते। और इसीलिए भाई उन छोटे छोटे दलों को लेने की कोशिश कर रही है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे वो अंतर छोटे वाली सीटों का, पूरे देश में लगभग 50 सीटें से ज्यादा हैं जो 50,000 वोट से कम से वाली हार जीत वाली है, उसको कब्जा करने की कोशिश में है। और वो उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है, जिस पर जबकि आईएनडीए उस पर काम नहीं कर रही है। करके जैसे अभी जो अकु जी कह रहे थे और आपने भी एनालिसिस किया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। क्या ये जो जिस तरह से इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो रही है इस समय, खासतौर पे कांग्रेस में यूपी के हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक वीक पॉइंट है कि देखिए बीजेपी की या एनडीए अलायंस की हम लोग भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। वो तो एक एक सीट जोड़ने के लिए ऐसा एक विधायक पे काम, एक सीट पे काम। अब उसकी ठीक है, आप कोई भी आलोचना कीजिए, लेकिन वो दिखता है कि वो कितना डेस्परेट है कि हमको 400 लाना है, इसके लिए मुझे सब कुछ करना है। यहाँ तो जो सबसे सिक्योर्ड सीट वहाँ पे भी नहीं प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं सवाल पूछता हूँ कि यूपी में तो कम से कम अनाउंस करो, जो आपका गढ़ है बीजेपी कांग्रेस का। देखिए नीरज जी, डेस्परेट भी है और एनडीए पावर में भी है। जब सत्ता में है तो काफी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, तो ये सब करना आसान भी होता है। बट टू गिव क्रेडिट टू देम,
दे आर हंग्री, वो दिखता है उनमें भूख है कि हमें कुछ करना है, बड़ा करना है। तो ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें ये बात हम एज अ गिवन लेते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने कहा इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है और खासकर कांग्रेस, देखिए यूपी का एनालिसिस आकुश श्रीवास्तव जैसे कह रहे हैं, मैं यूपी को एक फोरगॉन कंक्लूजन तो नहीं बोलूंगा बट मोर और लेस सेटल्ड बोलूंगा। यूपी में हमको पता है किस दिशा में बात बन रही है, तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रही है, नहीं मैं इतना इंटरेस्टेड ऑनेस्टली इसमें नहीं हूं। जहां तक अमेठी रायबरेली की बात है, सीट से ज्यादा परसेप्शन की बात थी। क्या गांधी फैमिली फिर से क्लेम करेगी उन 2 सीट्स को? अगर नहीं करेगी तो एक परसेप्शन जो हिंदी बेल्ट में या वेस्टर्न बेल्ट में वो नेगेटिव जा सकता है, खासकर राहुल गांधी जी का, कि वायनाड चले गए अब आप अमेठी वापस नहीं आएंगे। हालांकि इसका एक काउंटर देते हैं कुछ लोग कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, दोनों सीटों से लड़ लेंगे, फिर एक छोड़नी पड़ेगी तो नॉर्थ की छोड़ेंगे, साउथ की छोड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, बट एक परसेप्शन की गेम है। प्रियंका गांधी का डेब्यू, क्या रायबरेली उतनी सेफ है जितनी हम मान रहे हैं? मुझे लगता है अमेठी से ज्यादा सेफ है। लेकिन जो आपने देखा राज्यसभा इलेक्शन में हुआ, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी की तरफ से वोट किया और वो इस इलाके से आते हैं, शायद उसके बाद जिटर्स आ रहे हो कांग्रेस लीडरशिप में कि अगर एक और गांधी हार जाते हैं इलेक्शन तो क्या परसेप्शन मैसेज जाएगा। प्लस एक और बात यह है ना नीरज जी, कौन इलेक्शन लड़ना चाहेगा एक ऐसे राज्य में जहां पता है कि पार्टी अभी इस समय बहुत स्ट्रांग विकेट पे नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम लगती है, क्रेडिबिलिटी लगती है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से भी कहीं ना कहीं हैमस्ट्रंग है इंडिया अलायंस। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, असम में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा हुआ है कांग्रेस का। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, असम पे नहीं है, कार्तिकेय असम को तो छोड़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि रायबरेली, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आई गॉट इट, आप पॉइंट टेकन सर। आपने एक शब्द कहा कि क्या रायबरेली उतनी सेफ सीट होगी प्रियंका के लिए? आपको डाउट है क्या? देखिए डाउट, मैंने आपको बोला ना उसका रीजन क्या है कि समाजवादी पार्टी हेल्प करती थी कांग्रेस को हिस्टोरिकली, अभी भी करेगी। अब जब समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके लीडर्स तो चले गए वोट करने राज्यसभा बीजेपी की तरफ, जो उस एरिया के लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक डाउट है। हालांकि इट इज, मैं बोलूंगा इट इज सेफर देन अमेठी, बट इंटरनल सर्वेस, मेरे पास सीट लेवल का डेटा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कांग्रेस ने इंटरनल सर्वेस करवाए होंगे। अगर लगता होता कि रायबरेली एकदम डन डील है तो उतार देते किसी एक को दोनों में से, लेकिन नहीं किया। कार्तिकेय रुकिए भैया, मेरा पॉइंट ये, हाँ मैं समझ गया कि वहां से 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की और वो, लेकिन अगर आप कल्पना करके देखिए, जो आज़ादी के बाद से सबसे घरेलू सीट, सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी एक, अगर वहां से लड़ने की हिम्मत कांग्रेस के नेता नहीं जुटा पा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर चिंता है। परसेप्शन के लिहाज से भी जीतने, अगर वो रायबरेली को सेफ नहीं मान रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई सीट सेफ नहीं है फिर कांग्रेस के लिए। अगर वो अमेठी को सेफ नहीं मान रहे तो कोई सीट सेफ नहीं उनके लिए फिर, क्योंकि वो जहां से वो इतनी बार जीते हैं कि वहां से उनके लिए आसान होता। लेकिन अगर वहां से नहीं लड़ना चाहते, देखिए ये खबरें हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये खबरें छप रही हैं अखबार में कि दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते यूपी से। वो वायनाड से ही लड़ेंगे, प्रियंका जी तो खाली लड़वाना चाहती, वो हमेशा चुनाव ही लड़वाती रहती, खुद कभी नहीं लड़ने के लिए तैयार होती। और अगर वो सेफेस्ट सीट को भी नहीं मान रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम। कार्तिकेय, बहुत छोटा जवाब। तो नीरज जी, उत्तर प्रदेश अब स्टैग्नेंट तो नहीं है ना, तासीर बदल गई है यूपी की भी। एक समय पर कांग्रेस डोमिनेंट थी, फिर एक फेज आया जब रीजनल पार्टीज डोमिनेंट थी, आज बीजेपी डोमिनेंट है। तो जो आपकी फैमिली हिस्टोरिकली सेफ सीट है, जरूरी नहीं ना वो हमेशा के लिए सेफ रहे। तो उत्तर प्रदेश का भी तो पॉलिटिकल प्रवृत्ति बदल गई है ओवर टाइम। तो गिवन दैट वो थोड़े कॉशियस है, बट मैं आपसे 100% अग्री करता हूं। ऐसे पॉइंट्स में कॉन्ट्रास्ट सामने आता है कि एक एडवेंचरस डेयरिंग पार्टी जैसे कि बीजेपी, या इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट आम आदमी पार्टी एक समय पर होती थी जब केजरीवाल बनारस चले गए थे मोदी जी को चैलेंज करने, वर्सेस एक कंजर्वेटिव कॉशियस अप्रोच वाली कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट अप्रोच में यही है। और मैं हमेशा से कहता हूं आज के भारत को वो कंजर्वेटिव कॉशियस अप्रोच इतनी पसंद नहीं है। आप चाहे हारें, लेकिन आप अच्छी फाइट देकर हारें तो वो लोगों को पसंद आता है। जी, जीत हार चुनाव का हिस्सा है, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन अगर किसी ऐसी सीट से जिससे आप हमेशा से लड़े हैं, जिसको आप अपनी घरेलू सीट मानते हैं, मुझे ध्यान है जब अरुण नेहरू एक बार लड़ रहे चुनाव तो प्रियंका जी ने कहा था कि मेरी घरेलू सीट से ये कैसे लड़ सकते दूसरी पार्टी से। इस लेवल का कनेक्ट वो बना के रखते थे और आप वहाँ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हार जीत तो उसके बाद आएगी 4 जून के बाद।
आज क्या मैसेज दे रहे हैं आप यूपी में कि आप खुद तो लड़ना नहीं चाहते और इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं? आनंद दुबे जी, चिंता है क्या इस बात की आप लोगों को कि आपका एक सहयोगी रैली से भी हिम्मत नहीं जुटा लड़ने की? ऐसी खबरें, कल को हो सकता है प्रियंका जी लड़ी जाएं, बट आज की तारीख में मैं डिबेट कर रहा हूं क्योंकि खबरें हैं ये। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नीरज जी। देखिए, सोनिया गांधी जी कई बार वहां से चुनाव लड़ी, जीती। अब एक उम्र का भी उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, वो सब आप सब जानते हैं। प्रियंका जी, अब रही बात प्रियंका गांधी जी की, वही कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, दोनों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रचार की भी उनके पास जिम्मेदारी है, जगह जगह पार्टी का दूसरा काम भी वो कर रहे हैं। तो वो नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब वो डर गए हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं, राज्यसभा से भी जाते हैं, काम करते हैं। मेन उद्देश्य है काम करना। लेकिन हाँ, एक बात आपके एक पैनलिस्ट ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली है तो उन 17 पर उम्मीदवार जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए और वहां पर तैयारी में लग जाना चाहिए। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में ये भी हो जाएगा और कोई डरा नहीं है। डरे हुए तो सामने वाले लोग हैं। अब चूंकि यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उससे पूछता कि 400 पार के नारे कहते हो, करते हो और जी जी कहाँ गठबंधन के लिए परेशान रहते हो, घरों में लड़ाइयां करवाते हो, जो चाचा को भतीजे से लड़वाते हो, भतीजे को चाचा से लड़वाते हो, सास को क्लाइड से लड़वा रहे हो, क्लाइड जी ननद मिलाप को कराना चाहते हो और आप भाभी से फिर लड़ लड़ाते हो। रहे हैं। अभी क्लाइड जी चाहते हैं कि वो मिल जाएं और आप कह रहे हैं नहीं मिलने देंगे, आप लड़ रहे हैं। क्लाइड जी, आप तो मिलाना चाहते हैं। नीरज जी कमाल करते हैं आप कमाल करते हैं। जाते जाते लास्ट बॉल पे 6 मारने की कोशिश करें कि 6 में लगेगा। अरे लग गया 6, आप तो बाउंड्री के अंदर चला गया छक्का। नहीं, सुन लीजिए ना बात, बताओ। सुन लीजिए बात। देखिए, आप खबर की बात कर रहे हैं, आप डर गए बात कर रहे हैं, यहाँ सुने बात। देखिए, रुकिए ना, डिक्लेयर होने दीजिए, कैंडिडेट डिक्लेयर होने दीजिए। मतलब आप इतना घाई क्यों कर रहे हैं? तो मैच अभी बॉल गिरने बाकी है, अभी रुकिए ना, घाई मत करिए जी। क्या है कि अभी रुकिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की सीट। आप रायबरेली की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात कर रहे हैं, हमारी बात करें, थोड़ा रुकिए, समय आने दे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बॉलिंग तो हम साथ में ही करेंगे, आनंद जी और मैं। जी ठीक, नहीं बढ़िया, एकदम परफेक्ट। देखिए, राजनीतिक जो परिदृश्य इस समय है उसमें एक एक मिनट में चीज़ें बदल रही हैं। आज की इस समय की 8:52-53 में मैं ये कह रहा हूँ कि रायबरेली और अमेठी से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 9:05 पे प्रियंका जी अपना नाम घोषित कर दें, आई डोंट नो, बट आज मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये खबरें छप रही हैं, इसलिए ओपन पोजीशन में लेके चल रहा हूँ। और आप लाना चाहते हैं, आनंद जी नहीं लेना चाहते, कल को कोई बड़ी बात नहीं, राज ठाकरे जी आपके साथ हो जाए या राज ठाकरे जी एनडीए में चले जाए, आई डोंट नो। सिचुएशन ओपन है सर, मार्केट की लैंग्वेज में ओपन पोजीशन खुली हुई है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल समय एकदम समाप्त हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। अभी ऐसी और बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया।